नमस्कार, मैं हूं सोनिया। डॉक्टर स्पीक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी की जब पहली वेव हमने देखी तो ऐसा देखा गया कि हमारे नाक और गले के जरिए कोरोना वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अटैक कर रहा था। लेकिन समय के साथ ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए और शोधकर्ता जो रिसर्चर्स थे उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कोरोना वायरस को लेकर बढ़ी और अब ऐसा देखा जा रहा है कि अलग अलग वेरिएंट्स जो कोरोना वायरस के सामने आए हैं, ऐसे में वो न सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर अटैक कर रहा है बल्कि हार्ट और किडनी को भी प्रभावित कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कोविड और यूरोलॉजिकल सिस्टम में भी कोई कनेक्शन है, या फिर जो व्यक्ति किडनी की समस्या से ग्रसित है क्या उसको कोविड होने की संभावना ज्यादा है, या फिर जिसको कोविड पॉजिटिव है उसको क्या किडनी की समस्या हो सकती है। इन तमाम सवालों को आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एमिनेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.एस. राय मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय कार्यक्रम में। थैंक यू सोनिया जी। इससे पहले कि आपके साथ मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर उनके मन में कोई सवाल या शंकाएं हैं और वो कोरोना से पीड़ित हैं तो वो हेल्पलाइन नंबर के जरिए जो है अपनी सवालों का जवाब जान सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर हम लगातार अपने मॉनिटर स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार बता दूं कि जो पंजाब का हेल्पलाइन नंबर है वो है 104। साथ ही चंडीगढ़ का हेल्पलाइन नंबर है 9779558282। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर है 8558893911। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं इनको आप नोट कर लें और अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो इन पर कॉल कर आप उसका समाधान ले सकते हैं। डॉक्टर राय, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब कोविड की पहली लहर आई थी तब हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर ये वायरस अटैक कर रहा था, लेकिन दूसरी वेव में बहुत सारे वेरिएंट्स निकलकर सामने आए और ऐसा देखा जा रहा है कि जो वायरस है वो हार्ट और किडनी पर भी बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। इस फैक्ट पर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जैसे जैसे केसेस उभर के सामने आए, कॉम्प्लिकेशंस का पता चलने लगा, यह देखा गया कि प्राइमरली टारगेट ऑफ कोरोना डिजीज़ वाज फेफड़ा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती गई, दवाइयां देने लगे लोग, फिर उनके रिजल्ट आने लगे, कॉम्प्लिकेशन आने लगे, तो पता चला कि नहीं, कोरोना का इफेक्ट न केवल हार्ट फेफड़े तक ही है, ये बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है। जैसे कि हार्ट है, जैसे उसमें एक बीमारी होती है माइकोडाइटिस, पोस्ट वायरल माइकोडाइटिस, और किडनी का तो है ही है। किडनी में भी ये देखा गया है कि कुछ बीमारियां हैं जिनका इंसिडेंस बढ़ गया है जी। लेकिन डॉक्टर राय, जैसे कि हम देख रहे थे कि पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे हमें पता चल पा रहा था कि हम ब्रेथलेस हो रहे हैं जो मरीज थे, और ऑक्सीजन की कमी पूरे देश भर में देखी गई। हालांकि अब जो केसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से यूरोलॉजिकल सिस्टम पर अटैक करता है, वो किस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं, उस पे बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ। जी, किडनी की देखिए जो प्राइमरली मेन इलनेसेज हैं, लाइक स्टोन डिजीज़ हुआ, कैंसर्स हुए, प्रोस्टेट कैंसर हुआ, किडनी कैंसर हुआ, ब्लैडर कैंसर, उनके इंसिडेंस में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है जी। लेकिन कुछ बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली इन्फेक्शंस, जैसे कोई इंडिविजुअल है कोरोना से सफ़र किया है जी, डायबिटीज़ है, और उनको अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। राइट। ये प्रोस्टेट में प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, यूटीआई होता है, फिर किडनी में एक और बीमारी होती है, लेटली हम लोगों ने देखना शुरू किया है इम्फीजमेटस पॉलिनेफ्राइटिस, वो किडनी का एक सीवियर इन्फेक्शन है। और वो लोग जो पहले से किडनी से ग्रसित हैं, जिनकी किडनी कंप्रोमाइज्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज़, या वो लोग जो बीमारी से ठीक होने के लिए ट्रांसप्लांट करवाए थे और जिन्होंने इम्यूनोसप्रेशन अभी जारी रखा है, उनमें जब इन्फेक्शन होता है तो बहुत ही सीवियर होता है जी। डॉक्टर राय, मैं ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो रूरल एरिया से हैं, उनके लिए अगर आप डिकोड कर पाएँ कि यूरोलॉजिकल सिस्टम में कौन से बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जो लगातार हम अपने विंडो स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, पर अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाएँ। एक किसी एंटिटी को पिन पॉइंट करना कोरोना के चलते, जिसको कोरोना नहीं हुआ है, बड़ा डिफिकल्ट है जी। बट जो कॉमनेस बीमारी में बोलूँगा वो है पेशाब में इन्फेक्शन होना। अगर होता है, पर्टिकुलरली अगर पास में उन्होंने स्टेरॉइड वगैरह लिया है तो उसकी सिवियरिटी ज़्यादा होगी, जैसे पेशाब में जलन होगा, बुखार आ सकता है, ठंड लग के बुखार आ सकता है जी, ये सब ज़्यादा हो जाता है।
जी डॉक्टर राय, हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा कोविड पॉजिटिव पाए भी गए और बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। जी। ऐसे में जो लोग डायबिटिक हैं और अब कोविड पॉजिटिव भी हैं, उनको किस तरीके की एहतियात बरतने की ज़रूरत है? बेस्ट है कि एक तो गवर्नमेंट एडवाइजरी जो समय समय से जारी होती रहती है, अभी भी इट होल्ड्स ट्रू कि आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, अपने हाथों को साफ रखिए, जी और कहीं भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं या भीड़ भरी जगह जाते हैं, आप इंश्योर कीजिए कि आप गवर्नमेंट की एडवाइजरी को फॉलो करें। जी और सबसे ज़रूरी है कि एडिक्वेट कंट्रोल, वेरी टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, जी ये बहुत ज़रूरी है। राइट। कई लोग जो हैं घर पर शुगर का टेस्ट कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नॉर्मल अगर रेंज आ रही है, हर रोज़ फास्टिंग करते हैं, कई लोग आफ्टर मील नहीं करते हैं टेस्ट। ऐसे में उनको क्या मान लेना चाहिए कि अगर डायबिटीज़ जो कंट्रोल में है तो उनको किडनी की समस्या आने वाले समय में नहीं हो सकती? नहीं, इसको इस तरह से कहना उचित नहीं होगा। एक तो केवल आप ब्लड शुगर की रीडिंग से, खास करके जो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स घर में होते हैं उनसे करते हैं, जी तो ब्लड शुगर कभी कभी सही नहीं होता। राइट। और ब्लड शुगर के कंट्रोल को जानने के लिए नॉर्मली 3 रीडिंग जरूरी है। एक तो है कि फास्टिंग, दूसरा है पोस्ट प्रांडियल, और तीसरा हर एक महीने में हम लोग एक इंडेक्स करवाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग HbA1c, दैट इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। राइट। सो एक एवरेज देता है कि महीने पिछले पास्ट 3 मंथ्स में आपका ब्लड शुगर किस रेंज में रहा है, जी और फिर उसको देख के अपना टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल रखें तो बीमारी होने का चांस कम हो जाता है। जी। तो डॉक्टर राय, जो लोगों को किडनी की समस्या पहले से ही थी या फिर जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है जिनका, उनको क्या कोविड होने की संभावना ज़्यादा है? जी, इसलिए कि ये दोनों स्टेट, खास करके जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उनमें तो देयर इज ए ऑब्वियस रीजन, वो किडनी को बचाने के लिए क्यों रिजेक्ट ना हो, इम्यूनोसप्रेशन लेते हैं। जी और इम्यूनोसप्रेशन से इम्यूनिटी, मतलब जो हमारी इनहेरेंट बीमारी से लड़ने की ताकत है वो कम हो जाती है। राइट। और डायबिटीज़ में भी प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ में एक देयर इज ए लिटिल बिट कंप्रोमाइज विथ आवर इम्यूनिटी। जी तो ये दोनों बीमारियां कोविड के लिए उस आदमी को या इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रोन कर देती हैं। जी डॉक्टर राय, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट हो चुका है कोविड से, किस तरीके की शिकायतें जो हैं वो बहुत कॉमन है? जैसे कि देखा जा रहा है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या बार बार आ रही है। जी, ये देखा गया है लेटली, मतलब वेरी अनयूजुअल डेवलपमेंट, कि खास करके एल्डरली लोग, पीपल हु आर मोर देन से 55-65, एंड इन लोगों को जो प्रोस्टेट की बीमारी के लिए दवाई लेते थे, ये देखा गया है कि कोविड के बाद जब उनसे कोविड ठीक किया है तो इनके सिम्टम एग्जेजरेट हो गए हैं। जी मतलब मोस्ट ऑफ देम ठीक होते हैं, ठीक घर जाते हैं, फिर उनको यूटीआई हो जाती है या पेशाब रुक जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। जी ये देखा गया है। कुछ लोगों में, इवन यंगर इंडिविजुअल जो डायबिटिक नहीं है, टेस्टिस के इन्फेक्शन या सिंपल प्रोस्टेटाइटिस, ये सब बीमारियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। डॉक्टर राय, जो आम पेशेंट्स हैं जो कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, उन लोगों को किस तरीके का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? उनके लिए बेस्ट है, मतलब अभी भी मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी जो है ना वो सबसे बेस्ट है। जी मतलब मास्क तो लगाइए, उसके बाद सेफ डिस्टेंस, खास करके आप जब भी घर से बाहर निकलो अपने को बचा के रखो, और ट्राई टू सैनिटाइज योर हैंड्स। ये तीनों चीज़ों दे स्टिल होल्ड्स ट्रू, और एक करना ही चाहिए। जी ज़्यादातर लोग ये करते नहीं हैं। बिल्कुल लापरवाही शायद इसीलिए हो रही है। शायद। अब डॉक्टर राय, जब हम हाई बीपी की बात करते हैं और किडनी की समस्या की बात करते हैं, आपस में क्या रिलेशन है, अगर आप लोगों को समझा पाएं? क्योंकि लोग बहुत सारे मामलों में ऐसा जी देखा जाता है कि लोग नहीं समझ पाते हैं कि अगर उनको बीपी है और साथ में डायबिटीज़ भी है तो उनको किडनी की समस्या होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि आज के ज़माने में किडनी को ख़राब करने वाली जो सबसे 2 कॉमन बीमारियां हैं वो डायबिटीज़ ही है और हाइपरटेंशन है। और इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड कंट्रोल ब्लड प्रेशर का या ब्लड शुगर का, जो ड्यूरेशन है कि कितने ईयर्स से इनको है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो इसीलिए हमेशा मरीज को चाहिए कि अपने ब्लड शुगर का और डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन का रेगुलर चेकअप कराते रहें। जी और ये देखा गया कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल हाइपरटेंशन के लिए एक दवाई ले रहा है या ब्लड शुगर के लिए एक दवाई ले रहा है, थोड़े दिन के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, उस दवाई से उस बीमारी का कंट्रोल सही नहीं होता है। जी तो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से मिलके
फिर इस दवाई को चेंज करवाएं। हम लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक दवाई ले लेते हैं, सोचते हैं कि बस डॉक्टर ने एक बार लिख लिया है वो सालों साल चलती रहेगी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है जी डॉक्टर राज, लेकिन जो यूटीआईज होती हैं बेसिकली, अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इनका रीज़न क्या है होने का पीछे? क्या सिर्फ लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज़ है ये, या फिर कुछ और कारण भी हैं? इन सिंपल टर्म्स देखिए, यूटीआई हम लोग नॉर्मली दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग नहीं, टू टाइप्स में। एक होता है सिंपल यूटीआई जो मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, यू नो, आई दवाई खाई वो ठीक हो जाती हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, मतलब कि वो खास करके मेल्स में नॉर्मली यूटीआई नहीं होता है, बट होता है तो देयर हैज टू बी रीजन। सो ऑल मेल्स हु हैव यूटीआई दे नीड ए प्रॉपर यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन। मतलब सिस्टम में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्टोन है, कोई ट्यूमर है, या इवन डायबिटीज, उसका कंट्रोल सही नहीं है जी। तो वो इवैल्यूएट करना जरूरी है, खास करके इन ए सेटिंग वेयर द पेशेंट इज ए मेल। राइट। और यंगर फीमेल्स यूटीआई इज वेरी कॉमन, आती हैं इवन ऑन ऑफिस लाइक प्रोसीजर करने की कभी कभी जरूरत होती है, नहीं तो दवाई दीजिए वो लोग ठीक हो जाती हैं जी। लेकिन मेल्स में किस तरीके के सिम्टम्स हैं, और जब कौन सा वो वक्त है कि जब डॉक्टर के पास सलाह लेने की ज़रूरत है? यूटीआई में सिंपली मैडम या तो बर्निंग सेंसेशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, कभी कभी अर्जेंसी हो सकती है, कभी कभी पेशाब रुक सकता है, और लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है। राइट, ठीक है। डॉक्टर राय, जब हम पानी पीने की बात करते हैं, क्योंकि एक फिल्टर का काम करती है किडनी हमारे लिए, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पानी पीने को लेकर बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं लोगों में। कई लोगों का मानना है कि 8-10 ग्लास दिन में पानी पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि जब प्यास लगती है सिर्फ तभी पानी पीना चाहिए। तो सही तरीका पानी पीने का क्या है? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बड़ा सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल करता क्या है। जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हैं, यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल है जी। कोई इंडिविजुअल ऐसे टेम्परेचर में है जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। और दूसरा पहलू क्या है कि जैसे किसान है, दिन भर काम करते हैं, या कोई भी आदमी आउटडोर काम करता है, स्वेटिंग हो रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनटेक से ज़्यादा जरूरी है कि कितना आउटपुट होना चाहिए। बिल्कुल। सो नॉर्मली देखा है कि एक इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल जिसका यूरिन आउटपुट 1.6 to 2 लीटर है, ही हैज़ गॉट ए नॉर्मल किडनी, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। अब इतना आउटपुट के लिए नॉर्मली एवरेज इंडिविजुअल शुड हैव 3 लीटर ऑफ वाटर। और जो आदमी अगर धूप में आउटडोर काम कर रहा है, उसका थोड़ा सा उसके अनुसार रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है जी। एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के पास कितना टाइम होता है, सुबह 5-6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। राइट। रात को तो कोई उठ के पानी पिएगा नहीं। हाँ जी। तो ही हैड टू एडजस्ट लाइक दिस। ओके। देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ हम लोग खुद ही बोलते हैं कि पानी कम पीजिए। जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, उसका इजेक्शन फ्रेक्शन कम है, 20 या 22 है, तो उसमें अगर हम 3 लीटर पीने को बोलें तो उचित नहीं है। बट हेल्दी इंडिविजुअल ही शुड हैव ए यूरिन आउटपुट ऑफ 1.6 to 2 लीटर, और उसके लिए जो पानी चाहिए 3 लीटर प्लस। ठीक है। लेकिन जो ड्यूरेशन है डॉक्टर राय की, पानी पीने के कितनी देर बाद जो है यूरिन होना चाहिए, आपको आ जाना चाहिए, वो इसका अगर आप हमें ड्यूरेशन बता सकें, दिन में कितनी बार एक एवरेज मतलब बंदे इंसान को जो है वो जाना चाहिए? नॉर्मली 6 to 8 टाइम्स। ओके, 6 to 8 टाइम्स। ठीक है। नॉर्मली अप टू द एज ऑफ 40 रात में नोबडी गोज टू वॉशरूम। Okay. But as you start growing upwards from 40 to say 60, 60 to 80, 80 to 90 and thereafter. Right. So normally male या female 40 की उम्र तक रात को कोई नहीं जाता जी। अब बच्चे 40 से 60 वाले, जैसे जैसे आप 60 की तरफ जाते हो, most of them they start getting up once. 60 से 80 वाले on an average they get up around twice. और 80 के बाद आदमी फिर बच्चों की तरह हो जाता है। They can pass urine any time, anywhere, right. at any place. मतलब घर की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है ना। अब मेन हुआ सुबह हुई 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल 3.5 से 4 घंटे में एक बार लोग जाते हैं। सो दैट विल बी अराउंड 6 to 8 टाइम्स। ओके, ठीक है। चलिए, इससे पहले कि हम अगला सवाल लें, कुछ लोगों से हमने बात की है डॉक्टर राय, वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने लगवाई है, क्या कुछ कहना है उनका, उस पर आपका रिएक्शन लेंगे। मेरा नाम नम्रता शर्मा है, मेरी उम्र 34 साल है। मैं बड़े दिनों से वेट कर रही थी कब मेरा नंबर आएगा वैक्सीन में, तो आज मेरा नंबर, लकीली आज मेरा नंबर आया है। ये 25 के डेंटल हॉस्पिटल में आज मैंने वैक्सीनेशन लगाई है और मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और वैक्सीनेशन के लिए आज मैं आया हूँ, जो कि इस वक्त कोविड की इस वक्त सबसे ज़्यादा महामारी है और इसका मेन इलाज वैक्सीनेशन ही है। सो आई थिंक हर आदमी को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट अपने आप को करा लेना चाहिए, तो ही हम हर्ड इम्यूनिटी के तरफ पहुंचेंगे और हम कोरोना से जीत पाएंगे।
मेरा नाम रोहित कुमार है और उम्र 33 साल है और कोविशील्ड लगवाई अभी आधे घंटे पहले ही और पहली डोज लगवाई है। सबको नॉर्मल है, सबको लगवानी चाहिए और हमें कोरोना से लड़ने के लिए सबको डलवाने, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन हमने आज लगवाई है। मैं तो यही कहूँगी कि सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी, मेरा नाम आस्था है। आज मुझे वैक्सीनेशन लगी है, फर्स्ट डोज़ है एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि मुझे चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में कहीं पे भी मिल जाए। तो यहाँ आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट डेंटल साइंसेज में आई हूँ एंड यहाँ बहुत अच्छे से सब कोऑर्डिनेशन में इन्होंने बहुत अच्छे से किया है एंड आगे पूरी इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि कैसे सेकेंड डोज के लिए और आज के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली फर्स्ट डोज हो गई है आज मेरी। चलिए, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं डॉक्टर राय। काफ़ी लोग जो हैं वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये ज़रूरी भी था। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पुश करते रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। क्या रिएक्शन आपका है? लोग काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मुझे सुन के और देख के बड़ा अच्छा लगा। एज ए डॉक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग मैं चाहता हूँ कि सारे से सारे लोग जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तो डॉक्टर हूँ। हम लोगों ने तो फर्स्ट जब भी शुरू हुआ, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू गेट वैक्सीनेटेड। और हमारा दूसरा इंजेक्शन तो 4 सप्ताह के बाद ही लगा था और सच में इससे कुछ नहीं होता है। मैंने कोविशील्ड लगवाया था और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि अब कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस ना हो और गवर्नमेंट चाहती है कि दिसंबर कंप्लीट होते होते पूरे देश को वैक्सीनेट कराएं ताकि उसके बाद फिर जैसे सेकेंड वेव हमने देखा था शायद कभी ना हो। बिल्कुल, मैं जो इस तरह पहले हमने देखा जब फर्स्ट वेव खत्म हुई थी डॉक्टर राय, उसके बाद कुछ लापरवाही बरती गई लोगों की तरफ से तो था ही, हम लोग भी कुछ मुकम्मल तैयारियां सरकार की तरफ से भी कम थी। उसके बाद सेकंड वेव और पीक में हमने काफ़ी ज़्यादा जान जो है हम गंवा चुके हैं और अब तीसरा जो वेव है, तीसरी वेव, उसका भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। आपको लग रहा है कि जो जिस तरीके की प्रेडिक्शन की गई है या जो हालात भारत में इस वक्त बने हुए हैं, तीसरी वेव आ सकती है? ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, बट मैं तो यही कहूँगा कि अब पीपल हैव बिकम मोर स्मार्टर, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग प्रिकॉशंस और सबको मालूम है कि कोई दिक्कत होती है तो किसको पकड़ना है, कहाँ जाना है। और गवर्नमेंट की तरफ से तो सारी तैयारी हो ही चुकी है सेकंड वेव की और वो लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। उम्मीद तो ये की जा रही है कि तीसरी वेव ना आए और उसको हम समय रहते रोक सके, इसलिए ये पूरे जागरूकता अभियान जो है वो लगातार चल भी रहे हैं। डॉक्टर राय, जो पोस्ट कोविड रिकवरी है उसमें जो हमने एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या देखी है, वो क्या समय के साथ ठीक हो जाएगी मेडिकेशन के साथ, या फिर एक हम कह रहे हैं कि वो लगातार चलती रहेगी और क्रोनिक बन सकती है? यंगर इंडिविजुअल हैं, उनमें तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर लाइन केसेज हैं, खासकर जो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट वाले हैं, उनको शायद कभी कभी दिखाना पड़े, अदरवाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे आर आल्सो लाइक टू सेटल डाउन। डॉक्टर राय, जो लोगों की सिटिंग जॉब है ज़्यादातर हम देखते हैं, आपने कहा कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, ये जो दो बीमारियां हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, लेकिन जो दूसरे लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं अगर हम बात करें, उनमें भी क्या उतना ही खतरा है किडनी पर अटैक होने का? नहीं, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखते हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा खतरा है जी। अब अगर हम YouTube की बात करें डॉक्टर राय, हम लोग तो जो एलोपैथिक साइंस है उसका हम लोग देख रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, लेकिन जो YouTube है उसमें कई ऐसी वीडियोस हैं जो ये दावा करती हैं कि अगर आप 1 हफ्ते तक घर की ये सामग्री से अगर आप खाएंगे, होम रेमेडीज़ फॉलो करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये कितनी ऑथेंटिक है और एट द सेम टाइम कितनी डैमेजिंग है आपको लगता है? उस पर जवाब देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है जी, बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी YouTube पे आप बता रही हैं कि फिल्में हैं, देखना है, वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, साइंटिफिक डाटा नहीं है उनके बाद जी। और मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं उसकी प्रेज नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट हम लोग जो करते हैं वो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस और साइंटिफिक फैक्ट्स पे ही होता है। अपनी मर्जी से हम इलाज नहीं करते किसी का जी, वो एक एक्सपीरियंस के आधार पर और ट्रेन माइंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारी जैसे मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ जी, हर कंट्री का एक यूरोलॉजिकल गाइडलाइन होता है एंड एज ए डॉक्टर यू नो कि अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन इस बीमारी के लिए क्या कहता है, यूरोपियन क्या कहता है, इंडियन क्या कहता है, एंड ऑफ कोर्स योर एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस गाइडलाइंस आर बेस्ड ऑन
साइंटिफिक फैक्ट्स बिल्कुल। रिकमेंडेड है पैनल ऑफ डॉक्टर से, तभी आप प्रैक्टिस करते हो उसको। बिल्कुल, इसलिए बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लोग जो है बिना कुछ सोचे समझे यूट्यूब वीडियोस देखकर, ऑब्वियसली हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो ऑथराइज्ड हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं उनसे ज़रूर बचने की ज़रूरत है। हम अगला सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप देख रहे थे दूरदर्शन का मोटिवेशनल कैंपेन कोविड को लेकर। हम बात कर रहे हैं कि हमारे यूरोलॉजिकल सिस्टम पर कोविड का कितना असर हो सकता है। हम बात करें डॉक्टर राय से। डॉक्टर राय, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब हम फूड आइटम्स की बात करते हैं या फिर जो भी डाइटरी चेंजेस हैं वो कौन से करने की ज़रूरत है, खास करके एक नॉर्मल पेशेंट जिनको किडनी की समस्या है लेकिन कोविड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो कोविड पॉजिटिव भी हैं साथ ही उनको किडनी की भी समस्या है, ऐसे में किस तरीके का खान पान होना चाहिए? खान पान में तो कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खास करके ज़्यादातर लोग जिनको किडनी की बीमारी है जी, उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो होता ही है जी। तो इन दोनों बीमारियों में जो डाइटरी रिकमेंडेशन है उसको तो मानना ही है। जैसे जी। साल्ट कम लेना, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं या फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करना। जी, बाकी हेल्दी इंडिविजुअल के लिए इंडियन जो हाउस होल्ड घरों में खाना बनता है दैट्स गुड इनफ। हाँ, पानी वगैरह थोड़ा सा सही पीना चाहिए जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। जी। लेकिन डॉक्टर राय, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें, क्योंकि जो लोग अभी अभी जिनका ट्रीटमेंट हुआ है कोविड का उनको भी काफ़ी वीकनेस है और वो बाहर नहीं जा सकते हैं, और वैसे भी जो हालात हैं बाहर जाना रेकमेंडेड भी नहीं है, ऐसे में घर रहकर फिजिकल एक्सरसाइज करना या योग करना कितना रेकमेंड करेंगे आप? कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए एवरेज की किसी को भी ज़्यादा सिटिंग ना हो पाए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और एक बार कोविड से रिकवर हो गए हैं तो इट हैज़ टू बी ग्रेडेड। ये नहीं कि आज ठीक हो गया तो काफ़ी देर तक वो चल लिए या कोई विग्रेस एक्सरसाइज कर लिए। धीरे धीरे अपने इंड्योरेंस को बढ़ाना है और जब उनका एक फिटनेस लेवल आ जाएगा जी, तब वो ठीक से कर सकते हैं। जी। डॉक्टर राय, जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अगर हम यूरोलॉजिकली बात करें तो क्या कुछ टिप्स आप उनको देना चाहेंगे कि किडनी की समस्या ना हो, और या फिर यूटीआई जो इन्फेक्शन लोगों को अक्सर हो जाती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स की अगर आप बात कर पाएँ? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो किडनी को हेल्दी रखना है, अननेसेसरी चीज़ों को, किसी ड्रग्स को या नशे को नहीं करना है, जी, पानी ठीक से पीना है, और कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी है खास करके डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जी, उसका एडिक्वेट कंट्रोल हो। ट्रांसप्लांट हुआ है तो डरने की बात नहीं है, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके सही समय पे अपना फॉलोअप करवाते रहें। जी, और मैं नहीं चाहूँगा कि थर्ड वेव आए, उसके लिए अभी भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी को फॉलो करते रहिए और सेफ डिस्टेंस, सेफ हैंड्स और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम जानकारियां जो हैं वो साझा करने के लिए। बहुत ज़्यादा शायद ज़रूरी है इन टिप्स को ध्यान में रखने का, क्योंकि जो यूरोलॉजिकल सिस्टम है हमारा उस पर भी कोरोना अपना प्रभाव डाल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लक्षणों को आप सही वक्त पर पहचानें और जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं और आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। विशेष में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।